नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई के लिए स्पेशल क्लास। तो बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे बोला कि सर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्लस उससे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं अवेलेबल है जिससे हम लोग फोकस कर पाए, क्योंकि बहुत कुछ इंटरमिक्स हो गया है। इंटरमिक्स किस संदर्भ में हो गया है? तो आपको पता है कि सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें थियोरी को कुछ इस तरह से घुमाया जाता है कि बच्चे भी घूम जाते हैं। तो उस थियोरी पे पकड़ पढ़ने के लिए आपको केवल और केवल नॉलेज नहीं होना पड़ेगा किसी टॉपिक का, नॉलेज के साथ साथ ये भी चीज़ें बहुत फैक्टर करेगा कि आप उस पर प्रैक्टिस कितना अच्छा किए। तो हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट किया है उस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे थ्योरीज वगैरह को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी क्वेश्चंस को, उससे बेस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत रोटेट करके पढ़ेंगे, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन इसमें नहीं आते। इसमें क्वेश्चन बहुत रोटेट फॉर्म में आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को किसी के साथ इंटरमिक्स करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाकर आपको पूछेगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल होगा प्लस सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो ऑलरेडी बैक क्लासेज में बैकेज ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिनिंग। तो सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछेगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल होगा प्लस सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो ऑलरेडी बैक क्लासेज में बैकेज ईयर में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिनिंग। ओके, नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, सॉरी, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो हमने जैसे आपसे कहा था कि आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्लास 11th के लिए फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है जिनका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। एकदम शुरू से हम लोग करते जा रहे हैं इस टॉप चैप्टर को, और ये सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रख करके इस लेक्चर को कंप्लीट यानी तैयार किया गया है। अब इसका लेक्चर 1 है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, जो चीज़ हमें कंसीडर करना है, उसका नाम है व्हाट इज फिजिक्स। ओके, क्या नाम है बच्चे लोग? सबसे पहले फिजिक्स क्या है? हाँ, सबसे पहले फिजिक्स क्या है? स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना? स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर और नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। तो ये सारे टॉपिक्स हमको एक एक करके कंसीडर करेंगे। इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। एक मैं छोटा सा एक एरिया बताता हूँ जिसके अंतर्गत आप ये सोचते हो कि मैं ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन हो सकता है कि पढ़ाते वक्त कई ऐसे साइंस के टॉपिक्स हैं जो अपने रास्ते से भटक कर कहीं और भी हम लोग चले जाते हैं और वहाँ से उस टॉपिक को लेके आते हैं। तो बस एक मोटी तौर पर रास्ता समझिए इसको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कि हमें इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये आता है कि सर पहले ये बताइए साइंस क्या है। क्योंकि हम लोग स्टार्ट जितने में 11th क्लास के बच्चे हैं थोड़ा लेट से स्टार्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि सर साइंस पहले क्या है, उसको बताइए। देखिए, आपने कई सारे बच्चों ने साइंस की अलग अलग परिभाषा, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो किसी भी क्लासेज में हो, उन्होंने डेफिनेशन जरूर पढ़े होंगे साइंस का, किसी न किसी ब्रॉड लेवल पे पढ़े हो या उसको बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़े हो। तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ कि साइंस क्या है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कहा जाता है साइंस इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट्स। सबसे पहले तो ये समझिए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज क्या होता है। तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हो, लेकिन वह नॉलेज सिस्टमेटिक हो और ऑर्गेनाइज तरीके से हो। जैसे मैं समझाता हूँ, बादल छाया, तो आपको एक नॉलेज आ जाएगा कि अच्छा बादल छाया है तो आंधी भी आ सकती है, बरसात होगा। तो ये आपके साथ क्या आ रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीका, एक सिस्टमेटिक वर्जन आ रहा है कि इसके बाद ये घटना हो रही है, इसके बाद ये घटना होगी और इसके बाद ये घटना होगी। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप देखते होंगे दिन हुआ तो दिन के बाद क्या होता है, रात होता है। ये सीजन आया, अच्छा बरसात हुआ है तो अब ठंडा गिरेगा, अच्छा ये हुआ है तो ऐसा आएगा। क्योंकि एक नेचर ने अपना एक सिस्टमेटिक तरीका ढाल रखा है जिसको हम लोग देखकर पहचान जाते हैं कि अच्छा ये सिस्टम के बाद ये चीज़ों के बाद ये चीज़ें होगी। तो आप एक बात कह सकते हो कि हम लोग क्या किसके बारे में बात करें, जो सिस्टमेटिक होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड हो। नॉलेज ना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज मतलब सही तरीके से कि हाँ इसके बाद ये चीज़ें हो रही है तो अब ऑर्गेनाइज तरीका। अब मान के चलिए बारिश हुआ, अब बारिश होने के बाद किसी ने बोल दिया कि आज बारिश हो हम रोटी खाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसका। लेकिन बरसात हुआ है तो चलो भाई साहब
क्या होगा कि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकलेंगे, फिर ये जो ऋतु है वो बदलेगी, उसके बाद जो पतझड़ है, पतझड़ में जो पत्ते गिर गए थे नए पौधे आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऑर्गेनाइज्ड बात कीजिए, ये नहीं कि किसी चीज़ का रिलेशन किसी से भी जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होता है। होता है कि मतलब आप उस चीज़ का एक ऑर्गेनाइज्ड वर्जन लेके आइए अपने साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और एक्वायर्ड नॉलेज जो तुमने प्राप्त किया है, जो तुमने एक्वायर्ड किया है, किसको? नॉलेज को। कौन सा नॉलेज? जो हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में तुमने जो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो प्राप्त किया है, और वो नॉलेज आना चाहिए ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और वेरिफिकेशन से। अब कहिएगा ये चीज़ें कैसे आता है? तो सबसे पहली बात, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि एक यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, सन है, ठीक है। तो सन यहाँ पर है, तो सन के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूमती है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो? क्या इससे कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप इसको एब्जॉर्व कर सकते हो कि अच्छा दिन के बाद रात होता है, रात के बाद फिर दिन होगा। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसको देख के कोई आदमी भी समझ सकता है कि हाँ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन ये हुआ। फिर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ जो तुम लोग करते हो यहाँ पर, एक बीकर में दूसरा डाल दिए, फिर कुछ उससे प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ें क्या हुआ बच्चे लोग, एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर आता है वेरिफिकेशन, जैसे ओम्स लॉ का तुमने वेरिफिकेशन किया होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो हो रही होती है, बस मैं उसे वेरीफाई करता हूँ क्या ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ों से ये बन सकती है। तो बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे V = IR, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि हम लोगों ने क्या किया बच्चे लोग, वेरिफिकेशन करके बताया, यानी उसके बारे में बताया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि साइंस एक, अगर पूरे छोटे मोटे टॉपिक्स को एक साथ जोड़ूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट है जो एक्वायर करता है, किसको एक्वायर करता है बच्चे लोग, नॉलेज को। और वह होता है किसके बारे में होता है, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में, जो कि बेस्ड होता है, जो आता है किससे, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से और वेरिफिकेशन से। तो आई होप आप साइंस का मतलब समझ चुके होंगे कि साइंस क्या है और साइंस का डेफिनेशंस क्या हो सकता है। मैं फिर से बोलता हूँ, साइंस का डेफिनेशंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से इंटरप्रेन्योर किया जाता है। तो इसके कई परिभाषा सभी सही है, जैसे सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, कई ऐसे डेफिनेशन है अपनी अपनी जगह पे सही है, पर ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। साइंस के बाद सवाल आता है कि साइंस के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो साइंस जो शब्द बना था वो सिंस्टिया से बना था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ब्रांच कितने हैं? तो साइंस के यहाँ पर 2 ब्रांच है, एक को बोलते हैं नेचुरल साइंस, दूसरों को बोलते हैं सोशल साइंस। मैं फिर से बोलता हूँ, इसकी ब्रांचेज वैरी कर सकती है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है इसका। तो कहने का मतलब साइंस जो है बच्चे लोग वो 2 प्रकार से, एक नेचुरल और एक सोशल। नेचुरल साइंस 2 प्रकार के, फिजिकल और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस 3 प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं फिजिक्स, एक को बोलते हैं केमिस्ट्री, एक को बोलते हैं अर्थ साइंस। ओके, फिजिकल साइंस कितने प्रकार के बच्चे लोग? 3 प्रकार के हैं, एक को बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस 2 प्रकार के हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। क्लियर? उसके बाद जो बच्चे बायोलॉजी लिए होंगे वो इस सेक्टर में चले जाएंगे, बाकी लोग इस सेक्टर्स में रहेंगे। फिर सवाल आता है सोशल साइंस, तो सोशल में 2 है, सोशियोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो ये सभी साइंस के क्या है बच्चे लोग, पार्ट्स है। तो ध्यान से समझिएगा, ये पूरी जो है वो साइंस के क्या है, बंटवारा है। चलिए अब हम लोग आते हैं, सवाल है कि सर ये हाँ, अब सवाल आता है कि हमें इसमें से क्या पढ़ना है। तो आपको पता है कि इस पूरे साइंस में से हमें एक चीज़ कंसीडर करनी है जिसका नाम है फिजिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिजिक्स क्या है। तो देखो बच्चे लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है कि फिजिक्स क्या है। तो आप कह सकते हो कि देखो, ये आपने बड़ी सुंदर सा पेड़ देखा एप्पल का, और इसका न्यूटन जी बैठ के अध्ययन कर रहे हैं ना। तो ये जो फिजिक्स है वो अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि आप रहस्य इस वजह से कितना भी साइंस के बारे में जानते हैं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह ही गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो ये कहता है कि यह साइंस का वह ब्रांच है, मैंने अभी बोला ना कि फिजिक्स जो है वो किसका ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि आप बोला ना साइंस 2 प्रकार के हैं, नेचुरल फिर वो, तो साइंस जो है वो फिजिक्स जो है वो साइंस के ही ब्रांच के अंदर आता है, जो कंसर्ट विद द, किसके साथ ये जुड़ा हुआ है बुआ, नेचर के साथ और उसकी प्रॉपर्टी के साथ, है ना। जब आप नेचर के बारे में अध्ययन करते हो और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हो, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वो जो क्या, आप एक बात बताइए, एक छिपकली है, इस छिपकली की पूंछ कट गई, तो कटने के बाद इसकी पूंछ वापस आती है, ये भी तो एक नेचुरल फिनोमिना है। तो क्या हम उसको फिजिक्स के अंदर पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि वही नेचुरल फिनोमिना जिसका रिलेशन किससे है, मैटर से है, और जिसका रिलेशन किससे है, एनर्जी से है। बड़ी फेमस वैज्ञानिक थे, इनको जानते हो,
थोड़ा डराएंगे आपको, लेकिन इनका नाम है आइंस्टीन, और आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था E बराबर mc²। अब कहिएगा सर ये क्या चीज़ है, मैं वापस आता हूँ, एक बार मैं बता दूँ पहले कि ये क्या है। तो देखिए फिजिक्स को समझने से पहले आप ऐसे समझिए इसको कि देखिए सबसे पहले आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी की जो है प्रोडक्शंस कैसे हुआ, पृथ्वी आया कैसे। तो देखो हुआ क्या कि इसके सेंटर पे माना गया कि एक हमारे पास इसके सेंटर पे कुछ एनर्जी होगा। अब भगवान ने उसे दिया होगा, पता नहीं कहाँ से है, मानते हैं कि भगवान ने दिया। इस एनर्जी में विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से क्या हुआ कि एनर्जी का प्रसार हुआ, यानी वो फैला। एनर्जी का क्या हुआ बच्चे लोग, एक्सपेंशन हुआ। तो जब ये एनर्जी एक्सपेंशन हुआ तो ये एनर्जी देखिएगा धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इसकी स्पीड कमने लगी, और धीरे धीरे ठंडा होकर के ये देखो इस तरह से ऑर्गेनाइज होना चालू हुआ। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है अब वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड हुआ, और धीरे धीरे ठंडा होते होते और अपनी स्पीड घटाते घटाते एक समय ये कन्वर्ट हो गया मास में। तो यही हमारा प्लैनेट बन के तैयार हुआ। और हमारे धरती पे तुमको जितनी चीज़ दिखाई दे रही है, ये बोर्ड, मार्कर, कैमरा, ये सब कुछ इस धरती के उपजे हुए एलिमेंट से बनता है। तो ये धरती के जो एलिमेंट्स थे वो सब किससे प्राप्त हुए, इसी एनर्जी के कन्वर्जन से इसमें आया। तो ये जो मास बना, ये जो तुम मास देख रहे हो, जितने भी मास बने, ये सारे मास को बनाने वाला कौन है, तो इस सारे मास के सेंटर में कौन है हुआ, एनर्जी। मतलब तुमने एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मास में और मास को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में। मतलब पूरे पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए, पृथ्वी छोड़िए इस दुनिया में जो भी चीज़ है उस सब की उत्पत्ति के लिए कौन जिम्मेवार है हुआ, एनर्जी। तुम जो खा रहे हो, खाना, चावल, दाल, ये सब कुछ क्या है बच्चे, एनर्जी ही तो है। क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया ही किससे बनी है, एनर्जी से। तो बोला गया एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है मास में और मास कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि धरती की उत्पत्ति का कारण क्या। हालांकि क्वेश्चन तो इस थ्योरी पर भी है, आगे धीरे धीरे पढ़िएगा आप, लेकिन बहुत बेसिक सा अगर आप जानना चाहो तो कह सकते हो कि इस थ्योरी के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कहता है बायोलॉजी बड़ा, कोई कहता है ये बड़ा, सभी सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर रिस्पेक्टेड है। लेकिन अगर आप एकदम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ वैल्यू से बात करें तो क्या पाइएगा कि फिजिक्स जो है वो हर चीज़ का जड़ है। क्योंकि यहाँ से ब्लास्ट हुआ तभी तो कुछ भी आया। आपने सोचा सेल क्या है, आपने सोचा मैथमेटिक्स क्या, आपने सोचा कुछ भी सोचा, वो सब आया कहाँ से, इस एनर्जी से। ठीक है, और एनर्जी है, मैथमेटिक्स काम नहीं करता है ना। तो सवाल यहाँ पर क्या है कि एनर्जी ने कन्वर्ट किया खुद को किस में, मास में। ठीक है, इसीलिए आइंस्टीन का ये बहुत फेमस इक्वेशन है, आप देखते होइएगा इसको, यहाँ पे देखिए। इसीलिए आइंस्टीन का ये जो इक्वेशन है E बराबर mc²। तो कहा जाता है हम फिजिक्स और फिजिक्स के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं नेचर के, लेकिन वह प्रॉपर्टीज किसके आधार पे होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, मैटर से और किससे, एनर्जी से। हालांकि शब्द के अंदर तो पूरा आ जाता है मैटर और एनर्जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि यह फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कि नेचर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि रिलेटेड होता है, संबंधित होता है किससे, मैटर और एनर्जी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर और एनर्जी क्या है। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के ब्रांच के बारे में कि सर फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चे लोग, फिजिक्स जो ब्रांच भी नहीं बात करेंगे, फिजिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, एक को बोलते हैं मॉडर्न यानी क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये क्लासिकल क्या है और ये मॉडर्न क्या है, और ये दो वैज्ञानिक का चेहरा कौन सा है। ये भाई साहब बड़ी फेमस है न्यूटन और इनका नाम है आइंस्टीन। दोनों ही ज़बरदस्त वैज्ञानिक है, बहुत ही बेहतरीन अपने इरा के वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये चीज़ें क्या है। देखो बुआ, साइंस का विकास दो तरह से हुआ। एक, जो प्रकृति ने बेसिक लॉ डिसाइड किया कि इस लॉ पे दुनिया बनेगी। तो पहले 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए यानी 20वीं शताब्दी से पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन सब लोगों ने नेचर के लॉ को खोजने में ही अपनी पूरी जीवन लगा दी। जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसके बाद पास्कल लॉ क्या है, उसके बाद कई ऐसे लॉज थे जिसको खोजने में सभी लोगों ने क्या किया, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। अब सवाल है कि वो लॉ तो मिल गया, अब उस लॉ को मिलने के बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो उसके उपयोग के लिए कौन है वो, मॉडर्न।
यह क्या किया, आपके लॉज को खोजा और इसने क्या किया, उसका उपयोग किया कि हम इसी चीज़ का उपयोग करके ये चीज़ बना सकते हैं, नई थियरीज विकसित कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कम्युनिकेशन, मोबाइल आया, वेब से आपके घर में नेटवर्क आता है, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। लेकिन बेसिक लॉ किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो ये बेसिक लॉ पढ़ाते हैं और ये उस पर अप्लाई करके बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारी इसमें बातें हैं, मैं एक शब्द में तो नहीं समझ सकता फिजिक्स को, लेकिन ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर हमारे काम का, क्योंकि हम तो इंटरमीडिएट क्लास में, हमारे काम का कितना है, तो देखिए आपके काम का 90% से ज़्यादा आपको ये पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स, और मात्र 10% से भी कम आपको ये पढ़ना है। आगे फर्दर जब स्टडी कीजिएगा तो वहाँ आप पढ़िएगा इसके बारे में, लेकिन अभी पूरे यहाँ पर पूरी की पूरी ये चीज़ें 90% है। वैसे भी सोचिए, आप इंग्लिश पढ़ते हो, इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन, जो बेसिक चीज़ होता है, टेंस, नरेशन, वॉइस, वर्ड का फॉर्मेशन, अल्फ़ाबेट, ये सब पढ़ते हो, तो बेसिक चीज़ पढ़ लेते हो और उसी का पैर रख रख के मिला के निर्माण कर करके हम नए नए चीज़ों का निर्माण करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो वो सारा निर्माण के पीछे लॉजिक जरूर होता है, लेकिन उस सबका बेस यही होता है। तो सिमिलरली इसके लिए भी यहाँ पर सबका बेस क्लासिकल है और इसी क्लासिकल को फेट के हम किसका निर्माण करते हैं, वो मॉडर्न का। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन जी का कृपा पे बने रहे, आइंस्टीन का बाद में बनेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यूटन जी की कृपा बना रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बोल दीजिएगा कि वह फिजिक्स जिसका रिलेशन 20वीं सेंचुरी से पहले हो उसे बोलेंगे क्लासिकल, जिसका 20वीं सेंचुरी या उस के 20वीं सेंचुरी से हो उसे क्या बोलेंगे, वो मॉडर्न। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब सवाल आता है कि सर, हाँ अब सवाल आता है कि सर ये होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने ब्रांच होते हैं। देखिए फिजिक्स में कई चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए एक हीट मोशन करता है, एक चार्ज मोशन करता है, एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है, एक लाइट है। तो क्या हम सबको फेट के पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पढ़ तो लेंगे, मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ ऐसा ही समझिए, जैसे मान के चलिए आपका घर है, तो घर में आप रूम क्यों बनाते हो, ताकि सबका रहना तो सबको घर में के अंदर ही है, फिर भी रूम क्यों बनाते हो, ताकि आप सेपरेटली, सबका रूम रहेगा तो आप सेपरेटली कोई चीज़ खोजने में या उसके अपना लाइफ जीने में या कोई सेचुरेट करने में वो चीज़ सुविधा हो कि चलो ये बड़े भाई का रूम है, छोटे भाई का रूम है, मम्मी पापा का रूम है, ठीक है। हालांकि होते तो को रिलेटेड ही होते, तो एक ही घर। सिमिलरली फिजिक्स के भी एक ही घर है, लेकिन उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, चीज़ें आपस में कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए हम सबका रूम बना देते हैं। तो हमने फिजिक्स के अंदर कितने रूम बनाए, 5। तो हमारे पास कहने के मतलब फिजिक्स के कुल कितने ब्रांच हुए, 5। पहला का नाम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या नाम है बच्चे लोग, मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन आता है सर मैकेनिक्स क्या है। तो देखिए सिंपल बात कहते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या बोलेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि रेस्ट फिजिक्स के अंदर आता है, क्योंकि मोशन और रेस्ट क्या होता है, एक रिफरेंसिव वर्ड होता है, ठीक है। इसीलिए कोई वस्तु तुम्हारे लिए रुका हो तो मेरे लिए चल भी रहा होगा, जैसे तुम्हारे लिए हम रुके हुए लेकिन ये पूरी धरती घूम रही है। तो रेस्ट और मोशन के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी आप बेसिक समझिए कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट के किसके बारे में, मोशन के बारे में। जब आप स्टडी करते हो तो उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। कोई भी चीज़, जैसे फ़ैन चल रहा है, तो फैन जब यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे लोग, ये भी तो घूम रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, मैकेनिक्स के अंदर। मैं चल रहा हूँ, किसके अंदर आया, मैकेनिक्स के अंदर। ये पेन चल रहा है, किसके अंदर आया, मैकेनिक्स के अंदर। ये इस तरह से चल रहा है तो ये किसके अंदर आया, मैकेनिक्स के अंदर। मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में यदि आप अध्ययन करते हो, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में यदि आप अध्ययन करते हो तो वो चीज़ें किसके अंदर आएगी बउआ लोग, मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। अब सिमिलरली मैकेनिक्स के बाद देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिक्स क्या है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो, कोई चार्ज जब मोशन करता है तो वो अपने साथ 2 फील्ड क्रिएट करता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, चार्ज के मोशन से कौन सा फील्ड क्रिएट होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ ही साथ इसके मोशन से एक और फील्ड क्रिएट होता है, खींचने वाला,
जिसको बोलते हैं आकर्षण वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कितने फील्ड क्रिएट हुए? 2। केवल किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर कहा जाता है कि चार्ज के मोशन के बारे में जब तुम अध्ययन करते हो, किसके बारे में बच्चे लोग? चार्ज से संबंधित उसके मोशन के बारे में तुम अध्ययन करते हो, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज से रिलेटेड। तो आपको पता है एटम कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एटम के बारे में जानिएगा तभी तो आप चीज़ों के बारे में जानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर कोई पूछेगा ये क्या है, तो आप आराम से बोलिएगा इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion of charge, ओके। मोशन ऑफ चार्ज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है बच्चे लोग कि सर अगला कौन है? तो अगला ब्रांच क्या नाम है? तीसरा का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि भाई साहब हम भी मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वाला जो था जिसका नाम था वो क्या? मैकेनिक्स, वो ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में अध्ययन करता था। सेकेंड आया जिसका नाम क्या था बच्चे लोग? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में, यानी चार्ज के मोशन के बारे में, और ये बात करेगा हीट के मोशन के बारे में। तो इसकी भी डेफिनेशन सिंपल लिख लेना, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ हीट, है ना। अब हीट का मोशन कैसे होता है तो डिटेल तो हम लोग अध्ययन करेंगे जब टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तब। अभी तो यह फर्स्ट चैप्टर इतना समझो कि बेसिक है कि इसके बारे में आपसे क्या ही बात करें, ठीक है। देखो बेटा, जो भी लोग सीबीएसई से हो या जो भी, तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा है बेटा कि कैसे वो बैक वाली चीज़ों में। अब अगला जो हमारे पास है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है उसको समझिए। देखिए ऑप्टिक्स में क्या है कि फिजिक्स के, आप जब लाइट के बारे में, यहाँ देखिए लाइट है ना, जब इस लाइट के बारे में आप एवरीथिंग सब कुछ जानिए, जैसे कि प्रोपेगेशन कैसे करता है, यानी मोशन कैसे कर रहा है, सोर्स क्या है, किस तरीके से बिहेव करेगा, इसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में कितना होगी, तो इन सब चीज़ों को जो हमको अध्ययन करना है, यानी एवरीथिंग about light, एवरीथिंग अबाउट लाइट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोग? ऑप्टिक्स। एवरीथिंग अबाउट लाइट उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। फिर हमारे पास सवाल आता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एवरीथिंग अबाउट लाइट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो ऑप्टिक्स। चलिए अब फिर आता है बच्चे लोग हमारे पास कि ऑप्टिक्स के बाद अगला क्या है? क्वांटम। देखिए क्वांटम बहुत बेसिक सा बात है कि जब आप, यानी मॉडर्न जिसको बोलते हैं, यानी क्वांटम उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? यह एक्सप्लेन करता है फिजिक्स के नेचर और बिहेवियर के बारे में, है ना। किसके नेचर और किसके बिहेवियर? एनर्जी और मैटर। कहिएगा सर उसको तो फिजिक्स कहते थे। फिजिक्स में छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक को हमको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। लेकिन क्वांटम में हम केवल एटॉमिक लेवल, मतलब केवल एटम्स यानी छोटे लेवल के बारे में बात करेंगे, बड़े लेवल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो धरती है, जो चांद है, जो तारा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें बहुत बेसिक लेवल, यानी जब छोटे लेवल पर अध्ययन करो तो उसे क्या बोलेंगे? क्वांटम, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। तो एक बार बच्चों मैं रिकैप कर दूं कि हम लोगों ने किया क्या क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया, सबसे पहले चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने गए। चैप्टर 1 के बाद कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमने पढ़ा व्हाट इज फिजिक्स, और अभी ये नहीं पढ़ा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये भी नहीं पढ़ा है, बाकी ये चीज़ें भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में उसको लेकर आएंगे। साइंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, साइंस के टाइप्स को पढ़ा, फिजिक्स को पढ़ा, फिजिक्स के टाइप्स को पढ़ा, है ना। फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई पहले दुनिया की वो पढ़ा, फिजिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। फिर ब्रांचेस के बारे में, पहला मैकेनिक्स जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन आया, दूसरा आया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन आया, और तीसरा होगा थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हीट का मोशन आया, और फिर आया क्वांटम यानी ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग सब कुछ जाने लाइट के बारे में। फिर आया क्वांटम जिसमें हम लोगों ने पढ़ा बच्चे लोग कि कैसे छोटे छोटे लेवल पे हमें एटॉमिक लेवल पे अध्ययन करना है, ठीक है। तो आप एक बात को समझ लो, जितने भी बच्चे हो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बेटा याद रखिए कि ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया सीबीएसई, कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर आप लेट हो गए, इतना टाइम आ गया। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना सीबीएसई के लिए, आप पढ़ो। अब देखिएगा
उनसे पहले जहाँ भी आप पढ़ रहे हो उनसे पहले हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे वहाँ तक पहुँच जाएंगे और बहुत ज़्यादा कंटेंट के साथ। इसीलिए आप इस वीडियो को हल्के मत लीजिए, आप इस वीडियो को बस ज्वाइन कीजिए। अभी 2-4 दिन आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा ना, ये चीज़ें बहुत ब्रॉड हो जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा इस चैप्टर का और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अभी क्या है कि जितने भी लोग हैं जो बड़े लेवल पे यूट्यूबर्स हैं उनके पास क्या होगा देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इक्विपमेंट्स, लोग, ब्रॉडनेस, भव्यता, लेकिन जो कंटेंट होता है बेसिक कंटेंट, वो जब आप यहाँ से कंपैरिजन कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। 10-15 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का लेक्चर्स और किस लेवल के कंटेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। केवल आप कंटेंट की चर्चा कीजिएगा तो बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। सपोर्ट किस चीज़ में चाहिए, तो बस जो भी इसके रिलेटेड दोस्त हो उनको शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। 2-4 दिन पहले खुद देख लीजिए, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात आप याद रखिएगा बच्चों, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे कि हाँ आप सर इस तरह से कीजिए, तो आपसे बड़ा रिफ्लेक्टर कोई नहीं है मेरा। तो आप जब हमें रिफ्लेक्ट करोगे कि हाँ कि सर इस तरह से इसमें चेंज कर दीजिए, तो मैं देखता हूँ कि उस पर क्या कर सकता हूँ। तो आप बेस्ट जज हो हमारे। तो आप जब आपने अपने हिसाब से बताओगे, पढ़ो भी और बताओ भी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे ऐसे काम करेगी, फिर उसको ठीक करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर बहुत बढ़िया लेके आएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर सभी को, गुड नाइट।